नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी चुनाव का शंखनाद हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं जमशेदपुर जिला में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 18 में आए हुए हैं और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं रंजन जी हैं। तो रंजन जी से जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो रंजन जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे वार्ड में और इस ज़िले में आपका स्वागत है। रंजन जी, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है अभी जो वर्तमान में है, जो इस टर्म का है। तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? देखिए, विकास का काम काफ़ी ज़ोर शोर से हम लोगों ने शुरू किया था। अभी आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि इस स्थान पर 4 फीट 5 फीट दलदल था। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों का एक मांग था कि पार्क बनना चाहिए। काफ़ी खूबसूरत पार्क जहाँ जिस जगह पे आप बैठे हैं, सबसे पहले तो यही उपलब्धि है कि एक पार्क का बनना, जिसका काफ़ी यहाँ के दबंग लोगों ने, पूर्व पार्षदों ने विरोध किया। विरोध करते हुए मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ, लेकिन मैंने इसे लड़कर बनवाया। दूसरा है कि एक नदी किनारे से एक रोड निकलता है जो सीधे आपको 28 नंबर वार्ड को जोड़ता है। मेरा बहुत महत्वाकांक्षी योजना था वो, जिसमें फॉरेस्ट वन विभाग की काफ़ी पेचीदा उसमें फाइलों का पेचीदा ये था। उसमें मैंने खुद दौड़ धूप कर कर 6 महीना तक से शिलान्यास होने के बाद काम रुका रहा। फिर भी मैंने दौड़ धूप किया, काफ़ी कुछ किया और उस रोड को कंप्लीट कराया। बीच में करीब मुझे लगता है 300 मीटर के करीब रेलवे का एनओसी नहीं मिल पाया, ये दुर्भाग्यवश है, जिस कारण बीच में काम नहीं हो पाया। नहीं तो काफ़ी खूबसूरत रोड है, एक बार आप घूमेंगे तो कहेंगे कि काफ़ी खूबसूरत रोड बनाया गया है, वो भी फॉरेस्ट डिपार्ट के ज़मीन पर। अच्छा, ये बताइए कि इन जो 4.5 साल का जो वक्त गुजर गया और इस दौरान करीब करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन दिलवाने का काम किया? देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना अपनी भूमि पर बनाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा वार्ड क्षेत्र जो है आवास बोर्ड की ज़मीन पर बसा है। बिहार सरकार है वो जिसमें स्लम एरिया बसा हुआ है। हाँ, मैंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना काशीडी में बन रहा है, करीब मेरे यहाँ के मेरे वार्ड के कर मुझे लगता है कि करीब 80 से 90 लोगों का मैंने वहाँ पे करवाया है। 80 से 90 लोग 25,000 रुपया जमा भी कर चुके हैं। उन लोगों को अलॉटमेंट पेपर भी मिल गया है और वो लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और पेंशन और राशन कार्ड कितना बना होगा? पेंशन तो अभी तत्काल हमारे पास अभी फाइल भी पड़ा हुआ है। करीब 250 लोगों का पेंशन मैंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन करवाया है, जिनका पेंशन जो है अभी बुजुर्गों का चालू भी हो गया है, उनके खाते में पैसा आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सरकार जो है, इनके द्वारा जो सर्वजन पेंशन योजना जो ये मतलब शुरू किया गया है, इसके बारे में क्या? देखिए, वर्तमान सरकार जो है ये मतलब मैं कहूँगा कि दिखाता कुछ है, करता कुछ है, करने को कुछ है, दिखाने को कुछ है। जो पब्लिक को दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। देखिए, अभी आप पेंशन की बात कर रहे हैं कि आप ठीक है 1,000 का पेंशन आपने चालू करवा दिया और आपने अभी मतलब कि समझिए कि बालू और गिट्टी के कारण ऐसे कई कामगार हैं जो स्लम एरिया में, जो गाँव से आकर के शहरों में बसे हुए हैं झोपड़ी बना करके, वो अपने घर में बैठे हुए हैं और भूखे मरने की स्थिति में पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार को इस ओर एकदम ध्यान नहीं है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और उन लोगों को जो है कुछ राहत मिले, काम शुरू हो जाए काम, क्योंकि बालू गिट्टी नहीं मिलेगा तो कोई भी काम जो है, हमारी वार्ड के देख रहे हैं कि डब्लू टाइप का काम टेंडर मैं करा चुका हूँ 42-45 लाख से,
उसका काम ये अधर में पड़ा हुआ है। एक और पार्क में 10 नंबर मैदान में बनाने जा रहा हूँ, उसका भी टेंडर हो चुका है, उसका काम अधर में पड़ा हुआ है बालू गिट्टी के कारण से। तो ये सब काम यदि शुरू होगा तो रोजगार भी इससे मिलेगा लोगों को, इसका लाभ मिलेगा। अच्छा चलिए, ये तो हो गई कि बात जो प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड की बात हो गई। तो आप ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा होगा? देखिए, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम मैं ये कहूँगा कि सारा काम जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ही माना जाएगा कि जहाँ पे आप बैठे थे वहाँ दलदल था, वहाँ पार्क बन गया। जो रोड का लाभ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज तक कोई नहीं कर पाया, मैंने उस रोड को बनवा करके दिखाया। डब्लू टाइप की गलियों में 5-5 फीट कचरा डंप रहता था, उसका भी टेंडर मैं करवा चुका हूँ। तो अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं यहाँ पर, और सब सारे काम जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई काम महत्वपूर्ण नहीं है। उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो काम महत्वपूर्ण है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए वह काम महत्वपूर्ण है। सारे क्षेत्र के हिसाब से, सारे लोगों के हिसाब से अलग अलग काम जो है महत्वपूर्ण है। चलिए, आपने तो ऐतिहासिक काम ही किया, जो यहाँ दलदल की स्थिति थी, पार्क बनवाने का काम किया, सड़क नाली गली बनवाने का काम किया। तो इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या देखिए, ये डब्लू टाइप का गली ही था। मुझे लगता है कि जब से आवास बोर्ड का यह 50-60 से वर्षों से यह फ्लैट बना हुआ है, और यहाँ पर जो है ना सीवरेज की सही कोई सिस्टम था, ना ड्रेनेज का कहा था। 5-5 फीट तक गलियों में जाइएगा तो कचरा डंप था। और उसको मैंने क्या किया कि टेंडर के माध्यम से टेंडर करवा दिया। टेंडर करवा करके, और अभी जो बैठे हुए हैं इनको ठेकेदार के साथ हमारा मीटिंग भी है, अभी बुलाए हैं इनको, इसीलिए बुलाए हैं कि कब से काम शुरू होगा, कब से क्या करना है। तो बहुत बड़ा ये था कि मतलब आप शहर में रह रहे हैं और आपका जो है सीवरेज और ड्रेनेज ओपन में बह रहा है, इससे बुरा क्या हाल हो सकता है। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है और दूसरी बार मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के वार्ड, मॉडर्न वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? देखिए, रोड मैप यह है कि सबसे बड़ी समाज को एकजुट कर करके मेरा लक्ष्य यह है कि समाज को एक अच्छा समाज का निर्माण करूं, जो समाज के सारे लोग, वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग एक जगह पे एक मंच पर बैठ सके, अपनी बात रख सके, जिनकी जो समस्या है बता सके। तो एक अच्छे समाज का निर्माण ही जो है वो अगला उद्देश्य है हमारा, कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। काम का देखिए, वार्ड क्षेत्र में मतलब कि समझिए कि पानी का लाइन अभी बिछ रहा है, सीवरेज का लाइन काम हो रहा है, गैलेनिया का काम हो रहा है। यह सब होने के बाद सड़कें थोड़ी बहुत जो है वो ठीक हो जाए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा काम रह नहीं जाएगा। उसके बाद आपको एकजुट होकर के लोगों को एक मंच पर लेकर के चलना ही सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। यानी सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, यानी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मतलब ये तीनों जो कह सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर आप दूसरी बार पार्षद चुने जाते हैं और इस बार जो है उप महापौर का पद जो है पार्षदों के बीच से ही होगा, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? देखिए, उप महापौर का यदि लगता है लोगों को कि मैं पहली बार चुनाव जीत करके आया हूँ, बहुत कुछ सीखना समझना बचा है, मुझसे वरिष्ठ वरिष्ठ लोग अभी बैठे हुए हैं जो वेटिंग में हैं, तो मैं अभी सीखना और समझना चाहता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं उप महापौर बनूँ और महापौर बनूँ। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल का में आपने कैसे लोगों को मदद किया, कैसे काम कोरोना किया? काल में देखिए कि हमारा कंटिन्यू बस्ती के किनारे ही कैंप है एक, वहाँ पे कंटिन्यू हमारा खाना बनता रहा। मतलब दिन में चावल दाल, रात को पूरी सब्जी। सारे लोगों को पता है, यहाँ के समाचार के माध्यम से आप लोगों को भी खबर हुआ होगा। हमारे पास बर्तनों का काफ़ी सेट मैंने लेकर के रखा हुआ है कि कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं तैयार रहता हूँ। अभी बाढ़ आया, बाढ़ में भी जो है मैंने ऐसे ही जो है खाना बनवाने का कंटिन्यू इंतज़ाम किया। डीसी साहब आए, उन्होंने कहा कि रंजन जी लिस्ट बना करके दीजिए सारे लोगों का जो लाभ दिला सकूँ, तो वो भी मैंने 300 लोगों का लिस्ट बना करके दिया है। शायद मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कुछ पैसा उन लोगों के अकाउंट में आ जाए। तो कंटिन्यू जो है हमारे यहाँ चलता रहा है, मैं बैठा नहीं हूँ। 4 साल कोरोना, मुझे पहली बार कोरोना भी हो गया था, पहली बार में ही लोगों के बीच जाने और इस सब से ही, लेकिन मैं बैठा नहीं, मैं लगातार लगा रहा। रंजन आगे भी लगातार लगा रहेगा। तो आप कोरोना काल में लगे रहे और अभी भी कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार है, जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने ये होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? यह बिल्कुल सरासर गलत है, और होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का एक दायरा सीमा होना चाहिए
कि ये तो मनमानी वाली बात है, और मुझे लगता है कि मनमानी से ज़्यादा भेदभाव वाली बात है कि आप होल्डिंग टैक्स कॉलोनी का 3 गुना 4 गुना कर दिए और कहीं पे आप बिल्कुल माफ़ कर दिए, तो ये भेदभाव वाली बात है। होल्डिंग टैक्स बढ़ाना कोई उद्देश्य पैसा राजस्व नहीं है, ये भेदभाव इनका सरकार में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव कर रहा है, भेदभाव किया जा रहा है बस। अच्छा ये बताइए कि आप लोग का जो है आप भी जनता के पार्षद हैं और जनता के मतलब जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं और जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, लेकिन उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानदेय मिलते हैं और कुछ महीनों से मैं ये देख रहा हूँ कि तेल के लिए मतलब 30 लीटर मिलता है। तो और जब भारत का जब संविधान एक है तो फिर इस तरह का भेदभाव क्यों? क्या आप मांग करते हैं केंद्र सरकार से राज्य सरकार से? मांग नहीं, हमारा निवेदन यह हो सकता है कि देखिए, यदि जनता के बीच यदि कोई इसी तरह का बात होता है, या उपायुक्त महोदय हो, सीओ साहब हो, अपर-आयुक्त हो, तो सीधा कांटेक्ट पार्षद से करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ढूंढना है ज़मीनी स्तर पर, तो पार्षद के थ्रू ही पता चलेगा कि वो व्यक्ति किस हालत में कैसा है, या फिर वो पेंशन का मामला हो, आवास का मामला हो, चाहे जो भी हो। धरातल पर काम पार्षदों को, मुखियाओं को करना पड़ता है। अब एमपी एमएलए का पद दायरा बड़ा है, अब शायद इसके कारण उनका, लेकिन संविधान एक है, तो संविधान सभी के लिए बराबर होना चाहिए, और संविधान में हम सभी लोग को बराबर नज़रिए से देखना चाहिए। ये बताइए कि आप जो हैं आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, ठीक है? लेकिन कई मतलब पार्षदों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच विचार कर रही है कि दोनों का या तीनों का जो है चुनाव साथ में कराया जाए। तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं? आप लोगों का कार्यकाल 23 में या समय पे हो? चुनाव के लिए तैयार होना उनको सोचा जाता है जो कुछ नहीं किए, घर में बैठे रहे। मैं हमेशा तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन चुनाव का जो समय सीमा होना चाहिए, जब अप्रैल में हम लोगों का चुनाव हुआ, तो मार्च अप्रैल में ही चुनाव हो, क्योंकि कुछ काम हम लोग, कहाँ सिलापट लगना है, कहाँ काम, तो वो हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाए। मुझे अपना ये नहीं है कि मेरा कार्यकाल 6 महीना बचा है तो मुझे 6 महीना का लाभ मिल जाए। मैं जनता के लिए कह रहा हूँ कि उनका जो काम बचा हुआ है वो पेंडिंग में ना पड़े। आचार संहिता लगेगा, सारा काम पेंडिंग में पड़ जाएगा, तो उनका काम पेंडिंग में ना पड़े। इसके लिए मैं चाहूँगा कि चुनाव जो है मार्च अप्रैल में ही हो। ये बताइए कि जिस तरह से 2 दिन पहले जो है बुधवार को हेमंत सरकार ने 1932 खतियान को लेकर के लागू कर दिया है कि इस बार मतलब 1932 खतियान को लेकर के लागू होना चाहिए। तो ये बताइए कि क्या ये सही है या सरकार को इस पे विचार करना चाहिए? हालाँकि आप देख रहे हैं अखबारों के माध्यम से या कई जगह इसमें कई विरोध भी कर रहे हैं, कोई समर्थन भी कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, यह 1932 खतियान का लागू कर देना, बोल देना, यह लागू हो जाए, यह बोलने वाली बात है। यह होना, धरातल पर कर पाना बड़ा मुश्किल है। यह सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए किया गया है कि लोगों को कैसे बाँटा जाए, लोगों को कैसे लड़ाया जाए। उनको मालूम है कि कभी भी चुनाव जो है हो सकता है, कभी भी उनका पद जा सकता है। तो लोगों में जब तक वो चाहते हैं कि भेदभाव की भावना जब तक नहीं आएगी कि भाई मुझे आरक्षण में रखा गया है, मुझे नहीं रखा गया है, तब तक उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ़ बाँटने के लिए जो है 29-32 से खतियान किया गया है, इसमें कुछ होना जाना कुछ है नहीं। धरातल पर एकदम नहीं होना जाना है। लेकिन केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों में जो होल्डिंग मतलब जो टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो गलत है सो गलत है। केंद्र सरकार यदि खाद्य पदार्थों पर टैक्स बढ़ाती है तो बिल्कुल गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। कि खाद्य पदार्थ जो है ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि हर घर की ज़रूरत की चीज़ है। किसी घर गरीब गुरबा जो सक्षम लोग हैं वो तो कर पाते हैं, लोग जो गरीब गुरबा लोग हैं जो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, वो कहाँ से कर पाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 18 के रंजन सिंह, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया है और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।